Hello everybody, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today we are going to talk about the revision strategy. Almost सबका सिलेबस अभी तक 12th क्लास वालों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, है ना, और वो अपने एक रिवीजन वाले पॉइंट पे आ चुके होंगे. They would be probably revising class 11th now because 12th syllabus would have been completed. तो रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसे रखनी है 12th 11th दोनों की. ओके, ठीक है. बायो इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जिसमें आपको एनसीईआरटी की रीडिंग के अलावा और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग में भी आपको कैसे करना है. एनसीईआरटी रीडिंग को ना आप लोग बहुत ध्यान से समझिए. इसका मतलब क्या है कि एनसीईआरटी रीडिंग का मतलब क्या होता है. व्हाट एग्जैक्टली वी मीन व्हेन वी से दैट यू नीड टू रीड एनसीईआरटी. एनसीईआरटी की रीडिंग का मतलब ये है कि आप एनसीईआरटी की लाइन को स्टडी कीजिए. ठीक है, उसके एक एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए. वो क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. द इनडायरेक्ट मीनिंग व्हिच इट इज ट्राइंग टू कन्वे यू शुड नो अबाउट दैट. ओके, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी फ्रेम्ड बाय दोस लाइंस दैट यू शुड नो. द डायग्राम्स व्हिच यू आर स्टडीइंग, द डेप्थ ऑफ डायग्राम यू शुड नो. डायग्राम में कौन सी चीज मेंशन नहीं है और कोई चीज मेंशन है तो क्यों मेंशन है, दैट यू शुड नो, है ना. और क्योंकि क्वेश्चंस का बनने का तरीका यही है. आप कितना इजी समझते हो कि बायोलॉजी के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी रीड करनी होती है, फिर भी आपका 360/360 का स्कोर क्यों नहीं आ पाता. बिकॉज आपने सिर्फ ऊपर से रीडिंग मारी है, आपने कंसेप्ट के डेप्थ में जाके एनसीईआरटी को देखा ही नहीं है अभी तक, है ना. आप ये समझते हो कि ओके एक ही बुक है एनसीईआरटी, इसको रीड कर लेते हैं मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं आ पाते ना. वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं? बिकॉज एनसीईआरटी में ऐसी चीजें हिडन कंसेप्ट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं हिडन विच यू नीड टू फाइंड आउट योरसेल्फ. यू नीड टू एक्सट्रैक्ट दैट फ्रॉम एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी की रीडिंग में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी आप एनसीईआरटी की लाइंस को रीड कीजिए. सपोज यू रेड वन पैराग्राफ, नाउ यू हैव टू ट्राई टू फ्रेम द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी फ्रेम फ्रॉम दोस काइंड ऑफ पैराग्राफ्स. वहां से आप कुछ भी क्वेश्चन बना के देख लो. आप असर्शन रीजन बना के देखो. असर्शन रीजन तो बहुत अच्छे से बनाने आने चाहिए क्योंकि कंफ्यूजन आपका सारा इसी में आता है ना. तो असर्शन रीजन बना के देखिए क्वेश्चन में से. लाइक मैं आपको ना बताती हूँ, वेट आई टेल यू असर्शन रीजन. मैंने कहीं असर्शन रीजन मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. लाइक बायोटेक्नोलॉजी में से मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, पेज नंबर 197 में से मैंने इसको रीड किया था. तो ये ना स्टिकी एंड्स के बारे में था टॉपिक. तो अब देखो यहाँ पे ना लाइंस दे रखी हैं. There are overhanging stretches called sticky ends on each strand. These are named so because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts. The stickiness of the ends facilitate the action of enzyme DNA ligase. अब यहाँ से मेरे को ना assertion region बनाना है. तो मैं assertion region कैसे बनाऊंगी? देखो assertion क्या होगा मेरा यहाँ से. There are overhanging stretches called sticky ends on each strand. This will be my assertion. And what will be the reason of this assertion? Because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts. This is the reason why they are called sticky ends. अब इसका आप क्या आंसर लगाओगे. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन. तो ऐसे आपको ना क्वेश्चंस बनाकर देखने अपनी तरफ से. असर्शन रीजन की तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि जो हम अटकते हैं ना, हम एमसीक्यू तो सॉल्व करते चले जाते हैं, लेकिन हम अटक कहाँ जाते हैं, हम असर्शन रीजन में अटक जाते हैं. और असर्शन रीजन को अच्छे से अगर आपको करना है ना, तो आपको एनसीईआरटी को अच्छे से फ्रेम करना पड़ेगा. लाइक आपको पढ़ के देखना पड़ेगा कि अच्छा ये असर्शन बन सकता है और ये इसका रीजन बन सकता है और क्या ये इसको ठीक से एक्सप्लेन कर पा रहा है. ठीक है, अगर मतलब आपको यही पता चल जाएगा ना कि रीजन और असर्शन एक दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो उससे अलग अगर कोई वैरायटी आ गई जिसमें रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो वो तो आप वैसे पता लगा लूंगी. अब जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ. पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे ये क्या, हाँ 198 पे है ये. इसमें ये बायोटेक्नोलॉजी का ही है. ठीक है, द डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. Since DNA fragments are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field to the medium or matrix. अब देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में असर्शन दिया गया बिकॉज द डीएनए दैट असर्शन बताती हूँ. असर्शन, द फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दिस काइंड ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ही क्यों सेपरेट कर रहे हैं, तो उसका रीजन उसकी नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है. सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, सो दे कैन बी separated by forcing them to move towards the anode under an electric field to a medium or matrix. तो assertion and reason both are true and reason correctly explains the assertion. तो ऐसे आपको assertion reason एनसीईआरटी से फ्रेम करने हैं. ठीक है, क्योंकि assertion reason के क्वेश्चन में अटकते हैं, बाकी सब तो सब कर लेते हैं. ठीक है, तो ऐसे तो आपको assertion reason बनाने हैं, है ना. उसके बाद आपको डायग्राम का एग्जांपल बताती हूँ. पेज नंबर 199 पे पीबीआर 322 का डायग्राम दिया हुआ है. अब इस डायग्राम को अच्छे से देख लो. अब इस डायग्राम में से भी कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना. लाइक टेट्रासाइक्लिन वाले सेलेक्टेबल मार्कर में कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं. एम्पिसिलिन के सेलेक्टेबल मार्कर पे कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं. कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन साइट्स एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में से प्रेजेंट नहीं, तो 2000 इको R1 कार्बन एंड हिन3. ठीक है, अब देखो ये तो आपके डायग्राम से क्वेश्चन आ गए जो कि यहाँ पे कंटेंट में पैराग्राफ में कहीं नहीं लिखे हैं. ये कहाँ से पता चला आपको, ये आपको पता चला है डायग्राम से. तो ये डायग्राम को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करो, जितने क्वेश्चन बना सकते हो उतने क्वेश्चन आप डायग्राम से खुद से बनाओ. ओके, और देखो डायग्राम के नीचे की इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ है. ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर पीबीआर 322 शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट्स दिस एंड आरओपी कोड्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्वड इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड. अब आपको नीट में दे दे वो व्हाट इज आरओपी. अब आपने ये वाला डाटा तो पढ़ा ही नहीं, डायग्राम के नीचे वाला डाटा तो आपने पढ़ा ही नहीं, तो फिर आप आरओपी के बारे में बताओगे कैसे, है ना. इसीलिए डायग्राम के नीचे वाली इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. अब उसने बोल दिया व्हाट डज आरओपी कोड्स फॉर इन द पीबीआर 322 डायग्राम इन द पीबीआर 322 प्लाज्मिड, तो वो डाटा तो यहाँ है ना डायग्राम के नीचे वाले डाटा में, तो इसलिए उसको भी पढ़ना पड़ेगा. दैट इन कोड्स फॉर द प्रोटीन्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड. तो ये तरीका होता है एनसीईआरटी पढ़ने का. और देखो मैं आपको बताऊं इसमें से पेज नंबर 196 में से क्या होता है कि पेज नंबर 196 पे आओ. तो पेज नंबर 196 पे क्या है,
EcoR1 का ना रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ये वाला रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहीं भी एनसीईआरटी के पैराग्राफ में तो गिवन है नहीं, है ना। एनसीईआरटी के पैराग्राफ में जाओगे तो EcoR1 का रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस आपको पता ही नहीं है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। लेकिन अगर आप डायग्राम में देखोगे GAATTC घातक, ये मेरे टीचर ने याद कराया था मेरे को, GAATTC, ये 6 बेस पेयर का सीक्वेंस EcoR1 का यहाँ दिया हुआ है। अब वो आपसे नीट के एग्जाम में बोल देगा कि EcoR1 का रिस्ट्रिक्शन या रिकॉग्निशन सीक्वेंस कौन सा है। आप तो पैराग्राफ पढ़ के गए थे, आपने डायग्राम पढ़ा ही नहीं था, आपको पता ही नहीं है। फिर आप बोलोगे कि ये तो एनसीईआरटी से बाहर है। एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, ये एनसीईआरटी में ही है, आपने डायग्राम को ठीक से नहीं पढ़ा। तो इसीलिए डायग्राम को भी ठीक से पढ़िए और ये वाला डाटा आप यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। कोचिंग में वैसे ज़्यादातर बता देते हैं, लेकिन अगर आप रीडिंग करोगे ना तो आपको इससे भी ज़्यादा और डेप्थ में चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। असर्शन रीजन मैंने आपको बता ही दिया, डायग्राम के नीचे की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। एग्जांपल्स आप पढ़ने। और देखो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो एनसीईआरटी के पीछे समरी दी होती है ना, हम उस समरी को भी इग्नोर कर देते हैं। एनसीईआरटी के पीछे की जो समरी दी होती है ना, वो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारे वहां से भी सबसे ज्यादा आ जाते हैं। लाइक इसका मैं बताऊं, उसको तो इग्नोर कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं है उसको ध्यान से। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बताती हूँ उसका। देखो रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आओगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आओगे ना, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की समरी में अगर आप जाओगे तो लास्ट, बिल्कुल लास्ट वाली लाइन, 1 2 3 4 5, लास्ट 4th लाइन, the process of childbirth is called parturition, which is induced by a complex neuroendocrine mechanism involving cortisol, estrogens and oxytocin, ठीक है। अब आप यहाँ से पॉइंट आउट करने वाली चीज कौन सी है, न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजेंस एंड ऑक्सीटोसिन, ये चीज यहाँ से पॉइंट आउट कर लो। लेकिन अगर आप यहीं पे इसके पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन वाले टॉपिक पे चलोगे ना, तो वहां पर ये चीज मेंशन नहीं है। वहां पर सिर्फ किसके बारे में बताया गया है, द न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक पर्टिकुलर हार्मोन जो कि सिर्फ वन एंड ओनली हार्मोन व्हिच इज मेंशन्ड इन दिस टॉपिक इज ऑक्सीटोसिन। बाकी और किसी भी हार्मोन के बारे में इन्होंने इस टॉपिक में बताया ही नहीं है। अब आप क्या करोगे, सिर्फ एनसीईआरटी का जो भी मेन पैराग्राफ है उसको पढ़ के जाओगे। लेकिन क्या हुआ कि अब आपके नीट के एग्जाम में ये तीनों भी आ गए, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। अब आपको याद आएगा कि हमने तो सिर्फ ऑक्सीटोसिन पढ़ा था, वो ऑप्शन में सिर्फ ऑक्सीटोसिन देगा, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन दोनों तीनों दे देगा, और एक आध ऑप्शन और बना देगा, सिर्फ कॉर्टिसोल दे देगा, सिर्फ एस्ट्रोजन दे देगा। लेकिन आपने तो सिर्फ ऑक्सीटोसिन पढ़ा है मेन पैराग्राफ में से, तो आप क्या करोगे, ऑक्सीटोसिन मार्क करके आओ, फिर आंसर आपका गलत, -5, ठीक है। +4 कैसे करते हैं आप उसको, है ना, +4 ऐसे करते कि आप अपनी समरी पढ़ के जाते और समरी में से आप ये वाला पॉइंट को पॉइंट आउट करते, तब आपको ये वाला आंसर पता होता कि इट्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एज वेल एज ऑक्सीटोसिन। ये तीनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं। और ये वाला पॉइंट आपको कहाँ से मिला, ये वाला पॉइंट आपको समरी में से मिला। तो इसीलिए एनसीईआरटी की समरी को इग्नोर नहीं करना है, समरी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट एक आध आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए समरी को तो इग्नोर करना ही नहीं है ना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अब किसी किसी चैप्टर की इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आई अंडरस्टैंड, बट लेकिन रीडिंग तो देना इज मस्ट। एक रीडिंग में आपको पता चल जाता है कि यहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आ सकता है ना, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अपनी एनसीईआरटी के मेन पैराग्राफ में से नहीं मिला, वो आपको पता चल जाता है। तो इसलिए समरी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ना इसमें से कुछ बहुत सारे पॉइंट समरी के अलग से निकाले हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो प्रिंसिपल्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन की समरी में आएंगे, पेज नंबर 93। इसका कौन सा पैराग्राफ, 1 2 3, थर्ड पैराग्राफ में एक लाइन है, आफ्टर नोइंग दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स अ गुड कोरिलेशन वाज ड्रॉन बिटवीन मेंडल्स लॉज segregation and assortment of chromosomes during meiosis. The Mendel's laws were extended in the form of chromosomal theory of inheritance. ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट अगर आप एनसीईआरटी के मेन पैराग्राफ में से पढ़ोगे तो ये वाला पॉइंट आपको हाईलाइट नहीं होगा, इतना पता तो चलेगा कि ओके कुछ कुछ एक्सपेंशन यहाँ से आप कर पा रहे हो, जीन्स में और क्रोमोसोम्स में आप रिलेशन को ड्रॉ कर पा रहे हो, लेकिन ये जो लाइन है, ठीक है, एग्जैक्ट लाइन, ये अगर आपके नीट के एग्जाम में उठ के आ गई, ये वाला स्टेटमेंट और सपोज कोई और स्टेटमेंट विच इज नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन, बट फिर भी कोई और स्टेटमेंट अगर एग्जैक्ट उठ के आ गया इसके साथ, तो अब आपने अगर ये वाली लाइन नहीं पढ़ी होगी ना, तो आपका बहुत बहुत कंफ्यूजन जाएगा। मतलब आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ेगा कि आप इसको एक्जैक्टली सही बोल सकते हो या फिर नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आपने इसको समरी में पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि ऐसा ऐसा हमने समरी में पढ़ा था, तो आप फटाक से इसको सही मार दोगे, देखो दिस पॉइंट इज करेक्ट। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट कुछ उसने अलग दे दिया, गलत दे दिया शायद, है ना, उसने कुछ अलग पॉइंट दे दिया नेक्स्ट वाला पॉइंट, अब वो आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा, आपने समरी में भी नहीं पढ़ा, तो आप इजीली उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, या दोनों स्टेटमेंट उसने सही दिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि समरी को भी पढ़ना ज्यादा जरूरी है ना, समरी को भी पढ़िए। और इसमें ना एक चीज और दिखाऊँ आपको, कैरियोटाइप दिया हुआ है डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम में जो 21st नंबर का क्रोमोसोम है ना, वहाँ पर 3 क्रोमोसोम्स की कॉपीज आपको दिख रही है। अब वो कैरियोटाइप का डायग्राम आपको बना के दे देगा और वो आपसे पूछ देगा कि ये कौन सी डिजीज का कैरियोटाइप है। अगर आपने इस कैरियोटाइप पे ध्यान नहीं दिया है तो आपको नहीं पता पड़ पाएगा कि ये कौन से का है। और या फिर आपसे वो क्या पूछते, वो आपसे पूछते कि उसने कैरियोटाइप बना के दे दिया, 3 क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो रहे हैं ना, अब वो बोल दे, सॉरी 3 कॉपीज है क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम 21 की, अब वो आपसे बोल दे कि दिस डिजीज इज एसोसिएटेड विद विच ऑटोसोम नंबर, विद विच पेयर ऑफ ऑटोसोम, है ना। अब आपको पता ही नहीं है कौन सा ऑटोसोम है, 21 ऑटोसोम है, कितनी कॉपीज, 3 कॉपीज, है ना। तो इसीलिए डायग्राम को अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पे डाउन सिंड्रोम के उसमें डायग्राम में डाउन सिंड्रोम के अलग से कुछ दिए हुए हैं सिम्टम्स, वो सारे आपको अच्छे से रीड करके जाने, क्योंकि मेन पैराग्राफ में थोड़े कम दिए हुए हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन डायग्राम में ज्यादा दिए हुए हैं, तो वो डायग्राम के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो डायग्राम से तो अनगिनत क्वेश्चन बन सकते हैं, तो डायग्राम्स को अच्छे से
करिए और देखो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में ही पेडिग्री का डायग्राम दिया हुआ है। पेडिग्री का डायग्राम जो दिया हुआ है ना, तो 2 पेडिग्रीज दी हुई हैं। अब इसमें डायग्राम के नीचे पता है क्या लिख रहा है? डायग्राम के नीचे द ए डायग्राम बिलोंग्स टू ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, फॉर एग्जांपल माइटोनिक डिस्ट्रॉफी। अगर ये वाली लाइन आपने यहाँ से नहीं पढ़ी होती और वो आपसे नीट के एग्जाम में बोल देता कि माइटोनिक डिस्ट्रॉफी इज विच काइंड ऑफ डिसऑर्डर, इज इट ऑटोसोमल रिसेसिव, इज इट ऑटोसोमल डोमिनेंट, इज इट सेक्स लिंक्ड, इज इट वाई लिंक्ड, ठीक है, 4 ऑप्शन होते। 4 ऑप्शन में से आपने माइटोनिक डिस्ट्रॉफी का नाम तो सुन लिया, लेकिन ये नहीं पता आपको कि वो कौन से टाइप का ट्रेट है। फिर आप क्या करते? आप या तो उसको छोड़ के आते या तुक्का मार के आते, है ना। तो इसीलिए डायग्राम के नीचे वाला डाटा तो पढ़ना ही पढ़ना है, वहां से बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। जो पेडिग्रीज दी हुई है वो पेडिग्रीज आपको अच्छे से स्टडी करनी है। वैसे तो पेडिग्री स्टडी करके जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इवेंचुअली वहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी डायग्राम के नीचे वाले जो भी हैं सारे आपको पता होने चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये तरीका था कि आप अपने एनसीईआरटी को कैसे अच्छे से तब पढ़ सकते हो, कैसे उसकी डेप्थ में जा सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करने हैं आपको हर तरीके से, असर्शन रीजन फ्रेम करने हैं, है ना। ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू फ्रेम फ्रॉम योर साइड, ठीक है। अब एक मेन चीज बताती हूँ आपको इस चैप्टर में से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पारिंग प्लांट्स में आप बिल्कुल लास्ट में जब जाओगे ना, एपोमेक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनिस से जस्ट ऊपर यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है ना। आफ्टर कंप्लीटिंग द ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इट वुड बी वर्थ अटेम्प्टिंग टू कॉम्प्रिहेंड द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये वाले जो पैराग्राफ दिए हुए हैं ना, इसमें से आप इसको इग्नोर कर देते हो, है ना। इसके नीचे एक और पैराग्राफ दिया हुआ है। अब उसमें देखो क्या क्वेश्चन है, उसमें देखो पॉइंट आउट करने वाली चीज क्या है, ऑर्किड फ्रूट्स, ठीक है। द फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, यहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। इसको ऑल्दो बच्चों ने इग्नोर करा है और मैंने खुद इग्नोर कर दिया था जब मैं अपनी टेस्ट सीरीज देती थी, तो कैसे होगा ये। देखो ऑर्किड्स के बारे में दिया हुआ है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। अब ये वाला स्टेटमेंट आप कैसे, मतलब ये कैसे फ्रेम हो सकता है? वो असर्शन में आपको स्टेटमेंट दे दे कि ऑर्किड फ्रूट्स आर द कैटेगरीज व्हिच आर इन व्हिच द फ्रूट्स आर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, वेदर इट इज ट्रू और वेदर इट इज रॉन्ग। अब आपने ये पढ़ा ही नहीं है वाला पैराग्राफ, तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद ओरोब्रांकन स्ट्रिगा, दीज आर द पैरासाइटिक स्पीसीज। अब आपको पता ही नहीं है कि ओरोब्रांकन स्ट्रिगा कहाँ है, आपको आपको आपने ध्यान ही नहीं दिया कि ओरोब्रांकन स्ट्रिगा भी इस चैप्टर में है, तो आप फिर फंस जाओगे। लेकिन क्वेश्चन तो वो बना के देगा, बिकॉज उसने लिख के दिया है इसको समरी पैराग्राफ के अंदर कि ओरोब्रांकन स्ट्रिगा आर द पैरासाइटिक स्पीसीज। तो इसीलिए इस चैप्टर में से रीडिंग, मतलब रीडिंग तो आपको हर चैप्टर की देनी है, लेकिन मैं आपको जो मेन चीज बता रही हूँ ना वो ये है चैप्टर की, कि इस चैप्टर के ना एग्जांपल्स बहुत ज्यादा हैं, तो एग्जांपल्स पे तो स्पेशली ध्यान देना चाहिए आपको। एग्जांपल्स को तो सारे अच्छे से करना है। तो एनसीईआरटी में से आप क्या क्या फ्रेम कर सकते हो, एनसीईआरटी के डायग्राम के नीचे जो भी पॉइंट दिए हुए हैं वो आपको फ्रेम करने हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, ओके। उसके अलावा आप यहाँ से क्या फ्रेम कर सकते हो, इस यहाँ से वन वर्ड आंसर एमसीक्यूज के फॉर्म में जो आते हैं वो फ्रेम कर सकते हो, और यहाँ से सर्च रीजन तो आपको बनाने ही बनाने हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बायोलॉजी को अच्छे से एनसीईआरटी को अपने अंदर समाने के लिए, ये एक अच्छा ऑप्शन है। अब देखो, so I hope I could be of any help to you. Okay, so you must have learned the way how to read your NCERT, how to extract the questions, how to frame the questions. ठीक है, यही सब आप पे आपको फोकस करना है बायोलॉजी के लिए। तो 11th and 12th both you need to frame the questions from your side, from the NCERT, and then you will be able to finally think, you will be finally able to get a score of 360 by 360 in your exams. I hope you people do great in your life and as well as in your exam. Thanks for watching. Keep subscribing and keep learning.